नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन। और इन कॉन्वर्सेशन में टुडे आई एम सिटिंग ऑनरली फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव विद मी डीएसपी डॉक्टर उषा खेर। मैम, अ वेरी हार्टिएस्ट वेलकम टू यू ऑन इन कॉन्वर्सेशन। थैंक यू। आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगी, डीएसपी उषा खेर बट डीएसपी डॉक्टर उषा खेर, ये डीएसपी से डॉक्टर तक की जर्नी, हाउ डिड इट हैपन? Bindya, it's a great honor and opportunity for me to be here with you. मैं आपके समक्ष हूँ आज और बहुत अच्छा फीलिंग ब्लेस्ड कि आज आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं आपके कुछ चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ जर्नी में रही और एज ए पुलिस ऑफिसर जो मेरा रोल रहा डिपार्टमेंट में और बाकी जो मेरा सोशली जो लोगों के साथ मेरा राब्ता रहा उसके बारे में कुछ आपको बताऊं। अब आप जो आपने पूछा सबसे पहले मुझे कि डीएसपी डॉक्टर उषा खेर डॉक्टर कैसे बन गई, ये डेस्टिन था जी। मुझे डॉक्टर बनना था और मैं बन गई और इसके पीछे जो है मेरी मदर का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो विमेन है उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंस है जी, इम्पोर्टेंट रोल है उसके, नॉट ओनली इन द होल वर्ल्ड, उसकी एक अपनी अहमियत है, उसका एक अपना, कहते ही है ना कि अगर एक माँ अगर शिक्षित हो तो वो माँ जो है वो अपनी सिर्फ परिवार को शिक्षित नहीं करती, लेकिन वो अपने परिवार के साथ साथ एक पूरी जेनरेशन को शिक्षित करती है। तो शायद यही एक वजह रही है कि आपकी माता जी ने आपका भरपूर साथ दिया और आप तभी एक डीएसपी भी बनी और एक डॉक्टर भी बनी। उषा जी, जानना चाहेंगे शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? जी, शुरुआत ऐसे हुई कि मेरी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी उस टाइम। आपको पता है कश्मीर में हम मेरी पैदाइश जो है कश्मीर से है और एक ऐसे महदूद दायरे में हम लोग रहते थे जहाँ पे लोगों का विजन इतना ब्रॉड नहीं था, बहुत सोच। जाहिर सी बात है, जिस समय की मैम बात कर रहे हैं, मैं आपसे सबसे पहले तो ये साझा करना चाहूँगी that DSP Usha Kher is the first women cop to be the SHO of Udhampur station. फर्स्ट महिला रही हैं, पहली महिला ऑफिसर जिन्होंने एज SHO भार संभाला उधमपुर पुलिस स्टेशन का, और ये सबसे पहली कश्मीरी पंडित महिला पुलिस ऑफिसर हैं जो इतने बड़े ओहदे तक पहुंची है। और शायद कहीं ना कहीं मैं शायद गलत ना होंगी ये कहते हुए कि जो महिला पुलिस कर्मियों का पहला बैच, ऑफिसर्स बैच निकला था जम्मू कश्मीर का, उसकी ये बैच मेंबर रही हैं। और जिस दौर में ये सब हुआ है वो दौर बहुत कंजर्वेशन का हुआ करता था। अक्सर लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे और जॉइंट फैमिलीज में थोड़ा ट्रेडिशनल वैल्यूज और खास तौर पर लड़कियों के लिए, तो ऐसे ही माहौल में सवाल यही है कि इतनी कंजर्वेशन में, ऐसे माहौल में जहां जॉइंट फैमिलीज हैं, जहां लड़कियों को जिस समय बंद रखा जाता था, शैकल्स के अंदर छुपा के रखा जाता था, उस समय इतना टफ प्रोफेशन चूज करना, ये सोच कहाँ से आई, ये विजन कहाँ से आया? जी, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि मैंने जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि मेरी मदर ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि एक बहुत कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर में हम लोग थे। तो उनकी जो उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की थी, जो उनके डिज़ायर्स थी, जो उनके विशेस थे, वो उसको फुलफ़िल करना चाहते थे हमारे ज़रिए, क्योंकि हम उनकी 3 डॉटर्स थी, तो वो चाहती थी कि मेरी डॉटर्स जो मैं नहीं कर पाई वो मेरी डॉटर करें। और विडम्बना ये थी कि जिस टाइम हम लोग कुछ ऐसा माहौल आया और थोड़ा हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें आगे, लेकिन मेरी मदर जो थी बहुत, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि आपको करना ही करना है। और अगर मैंने ऐसा डॉक्टरेट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ये इसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट गोज़ टू माई मदर ओनली, क्योंकि उन्हीं का सहयोग से मैंने किया, वो मेरी शान बशाना चलती रही। मेरी लाइफ में जो भी मैं बनी हूँ उनकी बदौलत बनी हूँ। अब दूसरा सवाल जो आपने किया कि
उस टाइम तो बहुत कम थे डिपार्टमेंट में, प्रोफेशन का बिल्कुल बहुत कम, मतलब इनफैक्ट मैं तो पहली महिला हूँ। वो मैं जब स्कूल में थी मैं एनसीसी कैडेट रह चुकी हूँ, और मैंने JNK को, आई रिप्रेजेंट JNK एज अ बेस्ट कैडेट इन दिल्ली ऑल्सो। मैं उसकी गणतंत्र दिवस परेड की सदस्य भी रह चुकी हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा, मुझे यूनिफॉर्म हमेशा अच्छी लगती थी, यूनिफॉर्म पहनना, क्योंकि मैं शुरू से ही NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। तो कैंप्स अटेंड करती, हाँ शुरुआत से रहा, और मैं कैंप्स अटेंड करती, BLC ALC ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, और ये जो हमारे शूटिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें उसमें टॉपर रहती थी हमेशा। तो यूनिफॉर्म का मुझे शुरू से बहुत काफ़ी लगाव था, और मैं चाहती थी कि मैं ऐसा प्रोफेशन चुनूं जिसमें मैं यूनिफॉर्म को हमेशा अपना एक ना वो जो कहते हैं ना कि एक औरत का जो गहना है, एक जेवर है, उसकी तरह मैं आभूषण की तरह मैंने इसको लिया, और मैंने पुलिस ज्वाइन किया, जिसमें कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक योगदान रहा। स्ट्रगल भरा एक पीरियड रहा होगा, क्योंकि जैसा आपने अभी भी जाहिर किया हमारे साथ कि आप 3 बहनें रह चुकी हैं, तो एक कंजर्वेटिव माहौल में एक माँ जिनकी 3 बेटियां हैं, और फिर उन 3 बेटियों में से एक बेटी ये कह रही है कि उसे पुलिस में जाना है और वो उस सपने को परस्यू कर रही हैं, बड़ा स्ट्रगलिंग एटमॉस्फेयर रहा होगा। किस तरह के स्ट्रगल्स आपने फेस किए? बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत ये एक मतलब इमोशनल पार्ट है एक हमारी लाइफ का, क्योंकि हम लोग 3 बहनें थी, भाई नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स को हमेशा लगता था, स्पेशली मेरे फादर को लगता था जब हम छोटे थे कि मेरा बेटा नहीं है। तो हमेशा सकारात्मकता जो है वो आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है, ऑल्दो वी आर रनिंग टुवर्ड्स 21st and 22nd centuries, बट स्टिल we remain on in those shackles कि हम अभी भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बेटे की ख्वाहिश मन में होती है। जी। लेकिन मैंने पहले भी कहा, विमेन का एक ऐसा she has an important role in the whole world। उनका अगर आप देखें, मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट वुमेन, है ना, हम जैसे कहते हैं कि उसका बेटर हाफ। तो इस तरह से वो जब मैं सोचती रही कि अब कैसे होगा, कि अब पेरेंट्स को एक खुशी देनी है, कैसे दें हम लोग, मैं क्यों ना ऐसा कुछ करूं, ऐसा अपने आप को बनाऊं ताकि मेरे पेरेंट्स को कभी ऐसा महसूस ही नहीं हो कि हमारा बेटा नहीं है। तो मैं उनका शुरू से मैं उसी तरह अपना जो मेरा स्वभाव था, जो मेरा व्यवहार था, जो जैसे मेरी एक्टिविटीज़ थी और बाकी चीज़ें थी, तो मैं फिर मैंने सोचा कि मुझे यही चूज़ करना चाहिए, दिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर मी, और जिसमें और इसी प्रोफेशन में मैं अपने लोगों की मदद कर सकती हूँ। अपना जिन लोगों को जो हमारी जैसे वुमेन फोक है, या जिनको कुछ एट्रोसिटीज़ हैं, या जो जिनकी कुछ, इसी बात से जोड़ना चाहूँगी इस सवाल को, क्योंकि आप इस समय विमेन सेल को हेड कर रही हैं, और आप विमेन सेल्स सभी आपके अंडर आ रहे हैं, और उसके बाद आप ये भी देख रही हैं कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि विमेन एट्रोसिटीज़ हो रही है, और विमेन सेल में केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान में हम ये तो समझ पाते हैं कि औरतों को अगर दिक्कत होती है तो वो वुमेन पुलिस के पास आती हैं जी। विमेन सेल में बैठी हुई पुलिस ऑफिसर्स को अगर दिक्कत हो तो उनकी ग्रीवेंसेस को आप किस तरह से हल कर पाते हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं तब विमेन सेल नहीं हुआ करते थे जब मैं प्रोबेशन पे थी, और पहली बार जम्मू और उधमपुर में पहली बार विमेन सेल का गठन हुआ था। तो वहाँ इनॉग्रेशन जो ही हुआ, और मुझे मैं तो बहुत अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे उस टाइम मौका मिला SHO, एज SHO आई वाज द फर्स्ट SHO। हाँ, तो मुझे वो काम करने का मौका मिला, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ विमेन फोक के लिए कुछ काम करूं। तो इससे अच्छा सुनहरी मौका, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और मुझे लगा कि मुझे इसको अवेल करना चाहिए और मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो भी उनकी महिलाएं आती थी अपनी कंप्लेंट को लेकर, उनके जो एट्रोसिटीज़ होती थी, तो जब वो पुलिस स्टेशन में आती थी हमारे पास, तो हमें जाहिर सी बात है हमें भी बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होती थी। कभी कभी ऐसे केसेस आते थे कि बहुत पूरे केसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक
अगर अलग तरीके से देखा जाए तो बड़े साइकोलॉजिकली एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए वो ऑफिसर वहां पर बैठा हुआ। जी बिल्कुल, वो मेंटली बहुत ज्यादा साउंड होना चाहिए ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके जो कि माइन्यूटेस्ट चीजों के ऊपर टफल्स शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ये ऐसे इश्यूज होते हैं ना, ये बहुत कहीं ना कहीं एक इमोशन जुड़ा होता है, बिल्कुल इमोशन जुड़ा होता है इसमें। बड़ा इन चीज़ों में बड़ी डेप्थ में जाना पड़ता है, बहुत डीपली इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, बहुत तह तक इन चीज़ों तक जाना पड़ता है कि क्या कसूर है, वेदर वुमेन इज़ एट फॉल्ट या उसके जो जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट कर ली वो उसका फॉल्ट है। तो कहीं इस दौरान आपको ये भी देखना होता होगा कि हो सकता है कि जो महिलाएं हैं वो कुछ ऐसा कह रही हैं लेकिन असल में विक्टिम जो है वो मेल है। जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं जो मैंने वहाँ पे डील किए हैं। और ऐसा मुझे एक केस याद आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे वो बताना चाहती हूँ। एक लड़की की एक बार कंप्लेंट आई कि मेरा वो बहुत छोटी थी, 9th क्लास में थी वो, और उसके फादर उसके साथ आए, उन्होंने कंप्लेंट की कि शी हैज़ बीन रेप्ड बाय हर, उसके मामा को कंप्लेंट की थी, मामा के खिलाफ। तो ये कुछ जब हमने सुना तो कुछ अजीब सा लगा कि ऐसा तो कभी सुना नहीं है, हो नहीं सकता, बट समटाइम्स इट हैपन्स है, कभी कभी ऐसा सुनने को आता है, ऐसी कुछ चीज़ें जो या वैश्यानापन जिसको आप कहेंगे, तो वो कभी कभी हम सुनने को देखने को भी ये चीज़ें मिली हैं। और उसके बाद जब हमने इन्वेस्टिगेट किया उसको, बड़ा काफ़ी माइन्यूटली हमने काफ़ी टाइम डिवोट किया उसके ऊपर, उस केस पे काफ़ी दिन रात अपना सारा जितनी भी एनर्जी थी सारी उस पर डिवोट की। एनी हाउ, तो बाद में पता चला कि वो उसके मामा ने नहीं वो क्राइम किया था। वो बेसिकली जहाँ वो फिर मतलब पूछते कुछ चीज़ें आ जाती हैं इस केस के साथ, जुड़ती रही। और जहाँ वो रहते थे, वो किराए पे रहते थे, किराए के मकान पे, वहाँ उनका बेटा था जो कि 12th में, ये 9th में थी, ही वॉज इन 12th, वो 12th में था, तो उसने वो क्राइम किया था। और हमने उसको हमारी टीम सारी गई और रिकॉर्डिंग किया और उसको हमने पुलिस स्टेशन में रखे। एंड ही वाज केवल एक जजमेंट नहीं होनी चाहिए ऑफिसर में, उस ऑफिसर में इतनी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए और एक जजमेंटल पावर भी होनी चाहिए। ही कैन नॉट बी जजमेंटल, उनको जजिंग पावर होनी चाहिए, एक डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए और प्रोब अथॉरिटी होनी चाहिए, सबसे बड़ी जो बात है। तो इतनी सब चीजें, इतनी क्वालिटीज एक पुलिस ऑफिसर में होनी चाहिए हु इज डीलिंग विद दीस काइंड ऑफ केसेस। बिल्कुल, एग्जैक्टली, एंड शी शुड बी वेरी कैपेबल आल्सो। एग्जैक्टली, डू यू थिंक वी आर हैविंग such kind of capable police officers sitting in the women's cell right now in J&K? कैपेबल तो बनना पड़ता है क्योंकि है ना, हासिल नहीं होती क्योंकि जब तक आप, हाँ बिल्कुल, जो जिस तरह की साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेंथ चाहिए इस तरह के केसेस को समझने के लिए, इस तरह की केसेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसमें बिंदिया मैं आपको इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ज़रूरी बताना समझती हूँ, क्योंकि इसमें अपने आप को ना बहुत, इन केसेस में अपने आप को बहुत डिवोट करना पड़ता है, टाइम डिवोट करना पड़ता है। और मैंने जैसे पहले भी कहा, आपको बड़ी डेप्थ में जाना पड़ता है। आप एक मिनट में आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जिससे आपकी ज़िंदगी या किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए या वो पूरी उम्र वो जेल में रहे या उसके ऊपर एक ऐसा दब्बा लग जाए कि वो बाहर निकलने के, मतलब समाज को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जैसे एग्जैक्टली इसी केस में कोई और था कसूरवार, कल्प्रिट कोई और था, लेकिन नाम किसी और का आया। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो देखा कि जो सच्चाई है वो सामने आई। तो इस तरह के केसेस आजकल में काफ़ी कैपेबल है हमारी सभी ऑफिसर्स, ऐसा कुछ नहीं है, पर अब उन चीज़ों में ना बड़ा माइन्यूटली देखना पड़ता है हर चीज़ को। यही बात जहन में है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि हम अगर आज की बात करें तो आज की डेट में यंग ऑफिसर्स हैं, यंगर जेनरेशन जो हमारे यहाँ पर इस समय है वो
काफी वाइब्रेंट, वोलेटाइल और क्विक डिसीजनिंग वाली जनरेशन है। तो ये जो केसेस हैं इनमें एक पेशेंट हेयरिंग चाहिए, एक पेशेंट केस स्टडी चाहिए। ऑफिसर्स हैं, वाइब्रेंट हैं, यूनिफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं वो ईगो भी अपने अंदर आती है। कितना डिफिकल्ट होता है एक ऑफिसर के लिए ऐसी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को दबा करके एक पेशेंट ऑफिसर बनना उस चेयर पर बैठकर। जी, पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अगर एक कहते हैं ना कि ये जो है एक औरत जो है ना वो एक धरती समान है। जैसे धरती में हम कितना बाहर अपना ले लेती है ना, हर चीज़ का अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो बेचारी कभी, वैसे ही इसको इक्वली इसके साथ रिलेट किया जा सकता है कि वो औरत भी वैसी है। तो एज ए पुलिस ऑफिसर हमको बहुत पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंटली जब हम किसी चीज़ को सुनेंगे नहीं, उस पर एक्ट नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से डिसीजन लेना बहुत गलत। कोई ट्रेनिंग दी जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ पुलिसिंग? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली हमारी ट्रेनिंग पीरियड होता है, 1 साल का होता है। तो उसमें हमें की ट्रेनिंग भी दी जाती है टू बी अ पेशेंट? इस तरह की ट्रेनिंग तो नहीं होती, क्योंकि पहले वुमेन सेल होती ही नहीं था। जी। ये तो बाद में मैंने जैसे कहा आपको, जैसे मैंने जो ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ज्वाइन किया, मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आई, उसके बाद ही इनका गठन हुआ ना, जम्मू शुरू स्टार्ट हो गया, जम्मू में एक और उधमपुर में। उसके बाद अगर हम ये कहें कि इस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग्स का एक जो कैप्सूल है वो पुलिस ट्रेनिंग में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये बहुत सही होगा। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत सही है। तो लेकिन लॉ हमारी लॉ क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो और मैं वापस उसी सवाल पर आना चाहूँगी कि अगर हम विमेन सेल में जाते हैं अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर, वहाँ एक ऑफिसर हमें पेशेंटली हेयर करता है, जो वो ऑफिसर वहाँ बैठा है उसकी ग्रीवेंसेस को कैसे हल किया जाता है? क्योंकि वहाँ बैठे बैठे भी कई बारी एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी आता होगा कुछ ऑफिसर्स में, तो क्या उनकी काउंसलिंग करने के लिए भी कुछ ऐसे हायर ऑफिसर्स की तरफ से कुछ ट्रेनिंग सेशंस लिए जाते हैं, ताकि हमारी ये ऑफिसर्स जो हैं ये कहीं वहाँ बैठे बैठे ज़्यादा अपने आप को ही साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में ना डाल दें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकली वो भी, उसको भी साउंड रहना पड़ता है और हमेशा रेडी रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए ना। वर्स के लिए भी रहना पड़ता है और अच्छे के लिए भी रहना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अगर आपके व्यक्तित्व को देखा जाए तो आप एक मदर हैं, आप एक प्राउड डॉटर हैं, उसके साथ आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, विच इज़ अ वेरी टफ जॉब। और एक ऐसा पहलू है आपकी ज़िंदगी का जो शायद ही हमारे दर्शकों में किसी को पता हो, आप एक बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। तो एक सॉफ्ट उषा खेर हैं और एक हार्डकोर उषा खेर हैं और फिर एक मदरली उषा खेर हैं। तो आपको अपनी इन 3 आइडेंटिटीज़ में से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन लगती है? आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, तीनों चीज़ों की अपनी अपनी एक अहमियत है, अपना एक अलग रोल है। क्योंकि एक बिल्कुल सॉफ्ट एरिया है, सिंगिंग मीन्स अ वेरी पोलाइट एंड काम पर्सनालिटी। पुलिस ऑफिसर, दैट टू a starred police officer like you, toughest of the job, और उसके बाद motherly is like emotional to the core। 3 अलग ideologies, 3 अगर personalities की बात करें तो ये 3 personalities को एक में क्लब करना it might be difficult as well। तीनों चीज़ों की तीनों अलग अलग रोल है एक औरत के, उसमें अलग अलग उसके पहलू हैं। और वुमेन इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ क्रिएशन, है ना। उसकी जो स्वीटनेस ऑफ टंग है, उसके जो पेशेंस है, उसकी जो डेडिकेशन टुवर्ड्स हर वर्क, उसकी जो डिवोशन है, मतलब सब कुछ मिला के अगर आप देखा जाए तो उसके अलग अलग रूप है। एक जैसे हमारी गॉडेस है दुर्गा माता, उनके अलग अलग रूप हैं, है ना। वैसे एक औरत के भी अलग अलग रूप है और अलग अलग रूप में जब वो आती है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। शी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी, उसका जो है मतलब एक उसका जो स्टेटस है या उसका जो कैरेक्टर है
वो उसमें अपने आप को ढाल देती है उस कैरेक्टर में, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं, बहुत अपने अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे मैं मदर हूँ तो मुझे आई टेक फुल केयर ऑफ़ माई चाइल्ड एवरी, जहाँ पे भी उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसको डिवोट करती हूँ अपना टाइम। अच्छा, जैसे मेरी माँ है, मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरा भाई नहीं है, तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं ही उनका बेटा हूँ और मैं ही उनको भी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जैसे आपने कहा कि एज ए पुलिस ऑफिसर, अब समटाइम्स वी हैव टू बी वेरी टफ, क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और आपको ऐसी चीज़ों के साथ डील करना है तो आपको टफ बनना पड़ता है उस वक्त। और यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज़ है कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक अलग सा आप में वो आ जाता है, एक पैशन आ जाता है, या ये कहा जा सकता है कि एक ना वो क्या बताऊं मैं, अप्रोप्रिएट वर्ड मुझे मेरे माइंड, हाँ, एक वो वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है इंसान, है ना, स्ट्रेंथ आ जाती है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है यूनिफॉर्म में। एक ऐसा क्रेज़ है यूनिफॉर्म का। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तीनों रोल हैं। और सबसे नज़दीक आपके मन के कौन सा रोल प्ले? सबसे नज़दीक तो मेरा, मतलब तीनों रोल अपनी अपनी जगह पे उनकी एक अलग अलग अहमियत है। पर उषा खेर को इन पर्सन अगर हम देखें तो शुरुआत से ही, जैसा आप पहले ही बता चुके हैं, यूनिफॉर्म हैज़ बीन योर फर्स्ट लव। फर्स्ट लव। तो अब जब आप अपनी बेटी के लिए भी उतनी ही केयरिंग हैं, जैसे आम लोग अपने माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही आपकी बेटी भी आपसे उतनी ही जुड़ी हुई हैं, आपके पर अपनी माँ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, मैं वही कहना चाहती हूँ। कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपकी अपनी पर्सनालिटी? मुझे यूनिफॉर्म से बहुत, दिस इज माय फर्स्ट लव। This is what we wanted to hear. This is what we wanted to hear. मुझे यूनिफॉर्म्स के साथ बहुत अटैचमेंट है, यूनिफॉर्म के साथ बहुत प्यार है, और मैं शुरू से चाहती थी, बचपन से मैंने पहनी है, और मैं शुरू से यूनिफॉर्म पहनते पहनते ही बड़ी हो गई। और अब मैं ये जो मेरा ये फर्स्ट लव है, वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी बड़ी होकर वही बने, और उसको भी मैं यही यूनिफॉर्म पहनाऊँ एज ए गिफ्ट। मदर, मेरी तरफ से एक माँ का जो बहुत बड़ा गिफ्ट होगा वो यही होगा कि वो भी एक बहुत बड़ी अच्छी पुलिस ऑफिसर बने और वो भी यूनिफॉर्म पहने, जो मेरा एक सपना है, ड्रीम है। एक बड़ा ऑफिसर बनना बहुत आसान हो जाएगा शायद, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर बनना बहुत मुश्किल होता है, और आप उसकी एक जीती जागती मिसाल है हमारे सामने कि एक अच्छा ऑफिसर कैसा होना चाहिए। उषा जी, कार्यक्रम की समाप्ति से पहले आपसे एक गीत तो मैं सुनकर ही जाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शक आपके अंदर छुपी हुई वो सॉफ्ट सी, पोलाइट सी उषा खेर की भी एक झलक जरूर पाएं। बहुत मुश्किल है इस टाइम, लेकिन हम जानते हैं कि आप यूनिफॉर्म में हैं और आपके अंदर इस समय वो ऑफिसर इन उषा खेर सामने बैठा है, बट कहीं ना कहीं मन के उस कोने से टटोल कर निकालिए एक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसके इस गाने के साथ भी मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और मैं अक्सर इस गाने को गुनगुनाती हूँ। अभी ऑल ऑफ अ सडन आपने गाने के लिए कहा, बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे रंगी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर
तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, हम जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह को हो सलाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान, तू ही मेरी जान। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके अंदर छुपी हुई इतनी प्रतिभाएं हैं कि उन पर बात करने के लिए तो हमें शायद समय की हमेशा कमी रहेगी। और हम देख सकते हैं कि इस वर्दी में बैठकर इस भावुकता से आपने हमारे देश के लिए समर्पित ये गीत गाया, तो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर समझते हैं कि उषा खेर के लिए द फर्स्ट लव इज़ यूनिफॉर्म एंड द फर्स्ट प्राइड इज़ हर कंट्री इंडिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके कांधों पर ये जगमगाते सितारे और बढ़ते जाएं और इनके साथ साथ आपके शोल्डर पर इतने इनामों के पदक लगे रहें कि हम proudly कह सकें that this is DSP Usha Kher who belongs to J&K and she is the daughter of this soil. Thank you so much. for coming in Thank you, Bindya. conversation. I'm so honored. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे आमंत्रित किया। Thank you so much. Thank you. ma'am. Thank you. इन कॉन्वर्सेशन के आज हमने मुलाकात की DSP उषा खेर से, जो इस समय जम्मू कश्मीर में महिला पुलिस कर्मियों के लिए काम कर रही हैं और वो सबसे पहली SHO रही हैं, महिला SHO रही हैं उधमपुर की। और उनसे बात करके आज हमने जाने उनके जीवन के कई पहलू, एक बेटी का पहलू, एक माँ का पहलू और उसके साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर का पहलू। और इसी पहलू के साथ हमने एक झलक देखी उस अंदर की सॉफ्ट सी उषा खेर की, जो एक बहुत ही बेहतरीन गायिका भी हैं। इसी तरह की शख्सियत के साथ आप सबकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे इन कॉन्वर्सेशन में, लेकिन उसके लिए आप देखते रहिए TNN वेब। दिस इज बिंदिया तिकू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।